नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी सवाल को समझते हैं। गुजरात के प्राइमरी स्कूलों में जब हेडमास्टर का पद खाली हो जाता है तो अस्थायी चार्ज किसे और कैसे दिया जाता है। और हाँ, ये पूरा विश्लेषण सरकारी सर्कुलर पर आधारित है ताकि जानकारी एकदम सटीक हो। तो सोचिए, किसी स्कूल के हेडमास्टर रिटायर हो जाएं, उनका ट्रांसफर हो जाए या किसी भी वजह से पद अचानक खाली हो जाए, तो फिर स्कूल कौन संभालेगा? ये एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना बहुत से टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को करना पड़ता है। और इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधे गुजरात के शिक्षा विभाग के सरकारी सर्कुलर्स में ही मिलता है। हमारा ये पूरा विश्लेषण इन्हीं दस्तावेजों पर आधारित है, जिससे ये पक्का होता है कि सारी जानकारी पूरी तरह से प्रामाणिक है। तो चलिए अब सीधे नियमों पर आते हैं। आखिर ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है, इसका एक मुख्य सिद्धांत है। सबसे पहले उसी को समझते हैं। और वो गोल्डन रूल बहुत ही सीधा और साफ है। हेडमास्टर का चार्ज स्कूल के सबसे सीनियर यानी वरिष्ठतम टीचर को ही मिलना चाहिए। ये नियम इसलिए है ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या विवाद ही ना हो। और देखिए, सरकारी दस्तावेज इस बात पर कोई शक नहीं छोड़ते। साफ साफ लिखा है कि किसी भी हाल में चार्ज स्कूल के सबसे सीनियर टीचर को ही सौंपा जाएगा। इसमें किसी भी तरह के अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो नियम तो साफ है कि चार्ज सीनियर टीचर को मिलेगा, पर अब सवाल उठता है कि ये सीनियर आखिर तय कैसे होता है? क्या उम्र से या फिर अनुभव से? आइए देखते हैं कि आधिकारिक नियम क्या कहते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि सीनियर होने का मतलब सिर्फ उम्र में बड़ा होना नहीं है। तो फिर वो कौन से नियम हैं, कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर यह तय होता है कि सबसे सीनियर टीचर कौन है? नियम असल में बड़े सीधे हैं। सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो है जिले में नौकरी ज्वाइन करने की तारीख। अब मान लीजिए दो टीचरों की ज्वाइनिंग डेट एक ही है, तो फिर क्या होगा? तब देखी जाती है जन्मतिथि। जिसकी जन्मतिथि पहले की है वो सीनियर माना जाएगा। और हाँ, ये नियम पूरे स्कूल के लिए एक ही है, चाहे टीचर प्राइमरी सेक्शन का हो या अपर प्राइमरी का। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए टीचर ए की उम्र ज्यादा है, लेकिन टीचर बी ने नौकरी पहले ज्वाइन की थी, तो इस केस में सीनियर कौन होगा? जी हाँ, टीचर बी, क्योंकि नियमों के हिसाब से ज्वाइनिंग की तारीख को जन्मतिथि से ज्यादा अहमियत दी गई है। तो ये तो हुआ सीधा साधा नियम, लेकिन असल जिंदगी में हालात हमेशा इतने सीधे नहीं होते, है ना? तो चलिए अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं जब ये नियम सीधे सीधे लागू नहीं हो पाता। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या होगा अगर सबसे सीनियर टीचर मान लीजिए लंबी छुट्टी पर है या फिर वो ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, तब क्या होगा? देखिए, सर्कुलर में इसका भी जवाब है। यहां साफ साफ लिखा है कि अगर सबसे सीनियर टीचर मौजूद नहीं है तो स्कूल में जो अगला सबसे सीनियर टीचर मौजूद है उससे लिखित में सहमति लेकर चार्ज उसे सौंप दिया जाना चाहिए। यहां एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। अगर सीनियर टीचर अनुपलब्ध हैं, मतलब छुट्टी पर हैं या रिटायर हो रहे हैं, तो चार्ज अगले सीनियर को देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। लेकिन अगर वो लिखित में मना कर देते हैं, सिर्फ तभी किसी जूनियर टीचर को चार्ज देने के बारे में सोचा जा सकता है। और हाँ, कुछ और चीजें भी हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। जैसे सिर्फ जुबानी तौर पर मना करना काफी नहीं है, लिखित में इनकार चाहिए। दूसरा, जब तक कोई भी सीनियर टीचर चार्ज लेने के लिए तैयार और मौजूद है, तब तक किसी जूनियर को चार्ज नहीं दिया जा सकता। और ये सब इसीलिए है ताकि स्कूल का काम एक दिन के लिए भी ना रुके। तो हमने नियम समझ लिए, स्पेशल केस भी देख लिए। अब सवाल आता है कि ये जो चार्ज हैंडओवर होता है, इसका ऑफिशियल प्रोसेस क्या है? मतलब ये होता कैसे है? ये पूरी प्रक्रिया देखिए काफी फॉर्मल है। सबसे पहले ये रिकॉर्ड में लिया जाता है कि हेडमास्टर का पद खाली हो गया है। फिर जो एजुकेशन ऑफिस है वो अपने रिकॉर्ड्स चेक करके तय करता है कि सबसे सीनियर टीचर कौन है। इसके बाद एक लिखित ऑर्डर निकलता है चार्ज सौंपने का, और फिर उसी ऑर्डर के बेसिस पर चार्ज ऑफिशियली ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब हर चीज कागज पर होती है, हर कदम एक लिखित आदेश से होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पूरी प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे, कोई कंफ्यूजन या विवाद की जगह ही ना बचे। अब आखिर में ये सवाल आता है कि ये इतने सारे नियम, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये इतनी जरूरी क्यों है? मतलब इसके पीछे का मकसद क्या है? इन सभी नियमों का मकसद असल में सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि जब स्कूल का लीडर बदल रहा हो तब भी स्कूल का काम, बच्चों की पढ़ाई और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एकदम स्मूथली, बिना किसी रुकावट के चलता रहे। और इसके फायदे भी साफ हैं। स्कूल का काम कभी रुकता नहीं। ये एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीका है।
जिससे सबको पता होता है कि क्या होने वाला है। इससे स्टाफ के बीच किसी तरह के झगड़े की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, एक क्लियर चेन ऑफ कमांड बनी रहती है। सबको पता होता है कि कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, जब किसी स्कूल में आगे कौन लीड करेगा, इसकी योजना इतनी साफ और व्यवस्थित हो तो इसका उस स्कूल के पूरे माहौल पर और वहां पढ़ने वाले बच्चों की सफलता पर क्या असर पड़ता होगा, इस पर जरूर सोचिएगा।